बात देखेंगे कि पिछले साल आई भयानक आफत के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है और ये एक जरूरी रिपोर्ट है सुशील बहुगुणा की कि मध्य हिमालय से लगे इलाकों और गांवों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर अस्कोट आराकोट अभियान दल एक चल रहा है वहां पर इस नतीजे पर पहुंचा है। प्रोफेसर शेखर पाठक की अगुवाई में इस अभियान दल में कई पर्यावरणविद, समाजशास्त्री, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं जो टेलीविजन की दुनिया से बहुत दूर शांतिपूर्ण उस इलाके में इस विकास की आंधी के दौड़ में जो हिमालय के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी तस्वीर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को अगर हम मौका नहीं देंगे तो क्या पता है ऐसा कोई प्रयास कल के अखबार में छपे भी नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद निकलेगा, टिहरी सा नहीं बांध बनेगा, हर एक गांव में हर एक जगह पर्वत का तब वक्ष बनेगा। और इसी मकसद के साथ उत्तराखंड में मध्य हिमालय के संवेदनशील इलाकों और गांवों से होकर गुजरा अस्कोट आराकोट अभियान दल। जारी रहेगा अस्कोट आराकोट अभियान, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। 45 दिन में करीब 1150 किलोमीटर लंबी इस कठिन और थका देने वाली यात्रा बीते 10 साल में बदले उत्तराखंड की तस्वीर पेश की। वो तस्वीर जिसमें विकास की खातिर राज्य के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन तो शामिल है, लेकिन विकास के उस खाके में स्थानीय लोगों की भागीदारी तय नहीं है। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। आप एक बड़ी हजारों करोड़ की बांध के लिए या एक बांध वाले प्रोजेक्ट को फायदा करने के लिए 4 लेन सड़क बनाते रहे और बहुत तेजी से बना रहे हैं, लेकिन जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी, एक छोटे से पुल जो मुश्किल से 1 लाख में भी नहीं में बन सकता है, उसके लिए आपके पास कोई सोच नहीं है उसने क्या करना है। जिन लोगों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनकी न तो उनसे पूछा जा रहा है न उनको पर्सपेक्टिव में रखा जा रहा है कि उनके खेत उसमें प्रभावित होने हैं, उनकी जमीन प्रभावित होनी है। पिछले साल मध्य हिमालय से नदियों के रास्ते उतरी आफत ने पर्यावरण से जुड़े कई नए और बड़े सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभियान दल को लगता है कि इन सवालों का हल ढूंढने के बजाय उनसे मुंह चुराने की कोशिश हो रही है। न तो हिमालय के कमजोर पहाड़ों की चिंता कहीं दिख रही है, न ही उछलती कूदती नदियों का मिजाज समझने की कोई गंभीर कोशिश हो रही है। 35 नदियां या 34 नदियां पार करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ छोटी नदियों को छोड़ करके कोई नदी हमने ऐसे नहीं देखी जिसने अपना आक्रामक रूप 2013 में न दिखाया। इस बार काली नदी से लेके धौली नदी से लेके यहाँ तक जो है हर घाटी खरोची हुई है। लूट का जो जमाना आया है कि नदी दिख रही है, पानी दिख रहा है, तो चाहे 30 साल के बाद कुछ भी हो, पर आज उसको मैक्सिमम कमाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लो, चाहे 5 साल में नदी बुढ़ी हो जाए, 10 साल में नदी खत्म हो जाए। ये वाला जो सोच है कॉर्पोरेट का, सारी सरकार को इस सोच के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा, इसको क्वेश्चन करना होगा। यही नहीं, हिमालय के ऊंचे ग्लेशियरों तक तस्करों की पैठ ने भी एक नई चिंता खड़ी कर दी है। यारसा गुम्बा या कहें कीड़ा जड़ी जैसी एक दवा की खोज में हजारों लोग कई महीनों तक ऊंचे घास के बुग्यालों को रौंद रहे हैं। वो ग्लेशियरों को पिघलाने के लिए आग लगाने तक से बाज नहीं आ रहे। स्नो मेल्ट के बाद निकलता है और जब अगर स्नो मेल्ट नहीं होता है तो बहुत सी जगह मैंने देखा 2 तरह की घटनाएं घटित हो रही। एक, वो ड्राई ग्रासेस पे आग लगा रहे हैं और आग लगा करके जिससे कि वहां पे लोकल गर्मी पैदा करके स्नो को मेल्ट कराएं। और दूसरा सबसे गंभीर मामला ये है कि यूरिक एसिड का भी, यूरिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और वो ग्लेशियर मेल्ट करे। एक तरफ हम ग्लेशियर बचाने की बात करते हैं, इसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हम समझ नहीं पा रहे। और हमने वहां इस बार पहली बार देखा कि उतनी हाई एल्टीट्यूड में टेंट्स लगे हुए हैं और आगे आग जल रही है। उससे केवल यारसा गुम्बू वाले जो हैं 40,000 लोग हमें बताया गया है, शिपला कोट केदार के आसपास
40,000 लोग वहां जमा हैं। रूपकुंड के इलाके से आ रहा हूं, आपको लगेगा कि जैसे कोई मेला चल रहा है। लोग अपने तंबू लेकर के, सारा सामान लेके, घोड़े में सामान लेकर के 3-3 महीने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। न केवल ये, जहां पे तप्पड़ मिल रहा है वहां पे इतनी ऊंची आवाज के साथ में क्रिकेट मैच चलता है और लाउड स्पीकर लगते हैं, जिसका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बहुत सीवियर होने वाला है अगर हम आज सजग नहीं होते। हैरानी यह है कि ग्लेशियरों के साथ ये बर्बर सलूक ठीक सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, वो भी तब जब बड़े बड़े तस्करों के गिरोह इन इलाकों में सक्रिय हैं। आखिर हजारों करोड़ के काले कारोबार का सवाल जो है, कोई भी ऐसा नौकरशाह नहीं है, ब्यूरोक्रेट नहीं है जिसके पास ऊपर जाने की उस बुग्याल में 14-14, 15-15 हजार की हाइट में जाने के लिए आपको 3-4 दिन चलना पड़ता है। तो हर तरीके से वो नॉलेज वाइज इनकैपेबल हैं, फिजिकली इनकैपेबल हैं, इंटेंशंस में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी चीज को जानना चाहते हैं। जिस मोटी रकम के लिए इस इलाके को बेतरतीब खरोंचा जा रहा है, उसका एक हिस्सा भी इसके घावों को मरहम लगाने पर खर्च नहीं होता। फिर सरकारें रोती हैं कि हिमालय के संरक्षण के लिए पैसा कहां से लाएं। ऐसी तमाम चिंताओं के साथ 1974 से हर 10 साल पर यह यात्रा हो रही है। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो कलेक्टर है उसके मुकाबले मिडिलमैन सबसे ज्यादा कमा रहा है। उसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में दे रहा है, वो 15-20, वो कितने में बेचता है ये पता नहीं है। जब यहाँ दाम 10 लाख मिल रहे हैं तो मिडिलमैन जब बेच रहा होगा तो उसको कितना मिल रहा होगा। तो कोई रेगुलेशन जैसे होना चाहिए, तो सरकार ने उसमें आंख मूंदी हुई। इन यात्राओं का मकसद इस पर्वतीय इलाके में समय के साथ आ रहे बदलाव को समझना रहा है कि हमारे पास 4-5 रेफरेंस पॉइंट हैं, जैसे कि 74, जैसे कि 84, जैसे कि 94, 2004 और 2014। कुछ संयोग ऐसा है कि ये हमारे जन आंदोलन के भी बड़े महत्वपूर्ण वर्ष हैं। ये एक तरह से इस इलाके का सामाजिक लेखा जोखा पेश करने की कोशिश भी है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी काफी अहमियत रखते हैं। लड़कियां इतनी ज्यादा शिक्षा में आ रही हैं, लेकिन उनकी माताओं का, उनकी बड़ी दीदियों के पीठ पर जो बर्डन है वो कहीं से भी मिनिमम नहीं हुआ। कोई ऐसी इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी नहीं लाए हैं जिसमें उनके पीठ का भार कम हो। 40 साल में, 30 साल में हमारे पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड बनने के बाद जितना आंदोलन किया था कि अच्छे दिन आएंगे, उसकी क्या स्थितियां हैं वो अभी भी हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थितियां कैसी हैं कि 94 में पांगू गांव का जब हम सर्वेक्षण कर रहे थे इसी यात्रा के दौर में, सुखराम नाम का एक स्वच्छक, स्वीपर, वो उस गांव के लोगों को दवाई बांट रहा था। अब आप सोचिए कि उसका क्या अंडरस्टैंडिंग होगी किसी एक केमिकल को लेकर के, लेकिन गांव वालों के लिए वही डॉक्टर था। 2004 में जब हम गए तब भी वही व्यक्ति उनका डॉक्टर था, और इस बार हमारे को वहां के लोगों ने बताया कि साहब वो चले गए और अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे लिए तो वही एक चिकित्सक था। नैनीताल स्थित पहाड़ नाम की इस संस्था की ये नायाब कोशिश हिमालय के प्रति लोगों की संवेदनाओं को झकझोरने की रही है। अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि पिछले साल हिमालय से उतरी भयानक आफत के बाद शायद देश का दबाव स्थानीय हुक्मरानों पर कुछ असर दिखाए और कुदरत की ये अनमोल संपदा बचाने की दिशा में कुछ सार्थक पहल हो पाए। कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ सुशील बहुगुणा, एनडीटीवी इंडिया।